नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र अवस्थी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। दोस्तों, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने बहुत हमें सहयोग दिया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं आप इसको और अधिक लाइक करें और अधिक शेयर करें। ठीक है, अब थोड़ा आपका हमें और थोड़ा समर्थन चाहिए और थोड़ा आपका प्रोत्साहन चाहिए हमें। अब अपन चालू करते हैं दोस्तों। आज अपन टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। इससे पहले अपन ने पार्ट फर्स्ट इसका किया था, आज सेकंड पार्ट अपन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान इसके अंदर अपन पहले कुछ फैक्ट करेंगे, उसके बाद फिर अपन थोड़ा सा इसके जलवायु प्रदेश और इसमें कुछ अकाल वगैरह के राजस्थान में क्यों अकाल पड़ता है, क्या क्या रीज़न है और क्या उसके सरकार ने क्या क्या उसके लिए उपाय किए। तो अपन देखते हैं राजस्थान की जलवायु में। देखें, पहला फैक्ट तो है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि राजस्थान में मानसून की जो प्रवेश है वो 17 जून है। और मानसून का अर्थ क्या है कि हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन। अब देखें, 17 जून है, लेकिन ये विवाहीय है तो क्या कहते हैं डेट ऑफिशियली है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि विरोधाभास है। क्योंकि अभी अपन जब से देख रहे हैं 17 जून को कब आता है मानसून, लेकिन किताबों में डेट दे रखी है। तो वैसे देखा जाए तो यह हाथ से वृद्ध है, जबकि जुलाई का प्रथम सप्ताह होना चाहिए मानसून के प्रवेश के लिए। राज्य की औसत वार्षिक वर्षा जो है 57.51 अर्थात 58 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये अपन देखते हैं। इसके अलावा राजस्थान में जो औसत वर्षा के दिन हैं वो कितने हैं? 29 दिन है। ओवरऑल जो वर्षा होती है वो 29 दिन ही होती है, 29 डेज ही होती है। अब एक विवादास्पद क्वेश्चन और है जो कई बार आया हुआ है, राज्य को वर्षा के द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये मैंने जब आपको मरुस्थल पढ़ाया था तब भी बताया था और अभी भी इसको बता देता हूँ मैं आपको कि राज्य को वर्षा कौन सी वर्षा के द्वारा 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो इसके अंतर्गत 40 सेंटीमीटर भी है और 50 सेंटीमीटर भी है। 40 सेंटीमीटर इसलिए कहते हैं कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में 40 सेंटीमीटर दे रखा है राज्य को 2 भागों में, राज्य को वर्षा के द्वारा 2 भागों में विभाजित करने वाला। ठीक है, अर्थात 40 सेंटीमीटर तो मरुस्थल और अर्धशुष्क वाले पार्ट में, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में, और बाकी शेष राजस्थान में। अब उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के संदर्भ में देखें तो इसका आधा कर देते हैं 20। कितना आधा कर देते हैं? 20। अगर पश्चिमी रेतीला मैदान और अर्धशुष्क, अर्थात अगर देखें पश्चिमी रेतीला मैदान को या शुष्क मरुस्थल को अर्धशुष्क मरुस्थल से विभाजित करने वाली वर्षा तो रेखा कौन सी है? 20 सेंटीमीटर की। और जलवायु प्रदेशों में भी ये 20 सेंटीमीटर ही निकल कर आएगी। ठीक है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में भी 20 सेंटीमीटर, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है राजस्थान का भौतिक भूगोल या राजस्थान का भौगोलिक जो किताब है उसके अंतर्गत भी 20 सेंटीमीटर दे रखी है और 40 सेंटीमीटर की वर्षा की विभाजित कर रखी है। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, उसको 20 सेंटीमीटर में भी सही माना है और 40 में भी माना है। लेकिन फिलहाल जो एनसीईआरटी की बुक है जो चल रही है उसमें 50 सेंटीमीटर कह रखा है और 25 सेंटीमीटर शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को विभाजित करने के लिए बता रखा है। कभी ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी 50 कह रही है और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं वो क्या कह रही हैं? 40 सेंटीमीटर और दोनों को विभाजित करने वाली 20 सेंटीमीटर। तो ये विवादास्पद क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आंसर देखा जाए तो दोनों ही दृष्टि से सही है एक तरीके से। अब सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला वो कौन सा है? झालावाड़। अब देखें, राज्य का मानसून प्रवेश द्वार भी झालावाड़ और सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला झालावाड़। इसीलिए हम कहते हैं राज्य का सर्वाधिक आर्द्र जिला वो भी कौन सा होगा? झालावाड़। इसी प्रकार देखें, सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू वो स्थान की बात कर रहे हैं ना कि जिले की, तो माउंट आबू की अपन बात कर रहे हैं। और सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू। अब अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू और सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान भी माउंट आबू। अब हम यहाँ देखें कि न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, अर्थात और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं के बराबर है, इसलिए सम को अपन क्या कहते हैं? वनस्पति रहित क्षेत्र कहते हैं, जैसलमेर के अंतर्गत मिलता है। तो ये इस अपन देखें। अब देखो, राजस्थान का कई बार अपन बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा होगा? तो वो माउंट आबू होगा। ठीक है, अब ठंडा स्थान माउंट आबू है तो इसके लिए अपन कह सकते हैं, और विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोनियास्क है, तो राजस्थान का बरखोनियास्क क्या हो गया? माउंट आबू हो गया। तो यही एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बेसिकली और इंडिया का बरखोनियास्क किसे कहेंगे? तो मसीनराम को कहेंगे, क्योंकि मसीनराम का है मेघालय के अंदर, वो भी सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान है पूरे इंडिया के अंदर, या विश्व के अंदर भी वो सबसे औसत वर्षा वाला स्थान है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो अपन देखें
कि जो सर्वाधिक जो आर्द्र वाला स्थान है, सॉरी, इंडिया का जो सर्वाधिक आर्द्र जो स्थान है वो कौन सा है? मसीनराम है। राजस्थान का आर्द्र स्थान माउंट आबू, राजस्थान का बरखौनियास माउंट आबू, क्योंकि ठंडा स्थान है। एक तरीके से आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये राजस्थान के संदर्भ में कुछ मानसून से, जलवायु से संबंधित फैक्ट थे। अब यहाँ अपन देखते हैं राजस्थान के जलवायु प्रदेश जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन दो जलवायु प्रदेश देखेंगे, एक तो कोपेन के अनुसार और एक सामान्य वर्गीकरण। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले सामान्य वर्गीकरण की अगर अपन बात करें तो देखें पहले अब देखें इसमें, देखें जलवायु वर्गीकरण। अब जलवायु वर्गीकरण देख रहे हैं तो ये अपन कौन सा देख रहे हैं? सामान्य। कौन सा देख रहे हैं? सामान्य। इसमें देखते हैं, देखिए जलवायु वर्गीकरण, या हम कह सकते हैं राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण ही कर लेते हैं। देखें सामान्यतः राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। पहला अपन देखते हैं, पहला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर आदि आते हैं। अब यहाँ अपन देखें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में तो वर्षा जो है 0 से 20 सेंटीमीटर है। याद देखिए यहाँ पकड़िए, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर, चाहे किसी भी किताब को उठा के देख लीजिए, आप किसी भी गाइड को उठा के देख लीजिए, वो सामान्य वर्गीकरण में क्या दे रहा है? 0 से 20 सेंटीमीटर दे रहा है। अब 0 से 20 सेंटीमीटर दे रहा है। अब देखिए शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, वनस्पति कैसी मिलेगी इसके अंदर? कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी। दूसरी बात, फिर अगर अपन देखें कि यह एक यहाँ पर क्या है, मतलब एक तरीके से देखें बालू का स्तूप अधिक मिलेंगे, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो बालू का स्तूप तो हैं लेकिन बालू का स्तूप मुक्त भी हैं। जैसे जैसलमेर का देखें अपन, इसके अंदर चट्टानें मिलती है जुरासिक युग की। बाड़मेर के अंदर जुरासिक प्लीस्टोसीन युग की चट्टानें मिलती हैं। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बालू का स्तूप युक्त वाला प्रदेश भी है और बालू का स्तूप मुक्त वाला प्रदेश भी है। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि वनस्पति कैसी है? कटीली झाड़ियाँ, और ज़्यादातर हम देखें, और इसी के अंतर्गत एक ऐसा स्थान है जो क्या है? वनस्पति रहित है। कौन सा है? सम। तो ये अपन इसको थोड़ा समझने के लिए, पर मैं आपको ये नोटिस कराना चाहता हूँ कि जो शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को जो विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है वो जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उसमें 20 सेंटीमीटर ही निकल के आती है। नहीं तो कहीं कितनी भी किताबें आप उठा के लिख लें राजस्थान की, उसमें 20 सेंटीमीटर ही आएगा, ना कि 50 सेंटीमीटर। मतलब 50 सेंटीमीटर की जगह 40 सेंटीमीटर और 25 जगह किस है? 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा जलवायु प्रदेश। अब देखें यहीं पे अपन देख लें इसके अंदर, तो दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अब अर्धशुष्क जलवायु के प्रदेश के अंदर अपन देखें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। देखिए क्या आएगा? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अर्धशुष्क के अंदर। अब इसकी जो वर्षा रेखा है, अब यहाँ आपको देखना, जिले मैंने बता दिया आपको, इसकी जो वर्षा रेखा है, वर्षा इसको हम कह सकते हैं 20 से 40 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि देखिए ये आपने डिवाइड कर दिया, ये शुष्क मरुस्थल आ गया, ये सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, ये वाला जो एरिया आ रहा है ये अर्धशुष्क क्षेत्र के अंदर आ रहा है। तो अर्धशुष्क क्षेत्र के अंदर, जबकि शुष्क क्षेत्र में वर्षा 20 सेंटीमीटर और अर्धशुष्क में 20 से 40 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा ने डिवाइड किया नहीं किया? कर दिया बिल्कुल एक तरीके से। तो 20 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा वाला ही आंसर सही बैठता है लॉजिकली, जो शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को विभाजित करती है। और 40 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो
ये जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के हिसाब से भी साबित होता है। तो यू कैन, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। और मैं ये मेरे हिसाब से नहीं, मैं आपको किताब जितनी भी गाइडें चल रही हैं, जितनी भी टेक्स्ट बुक चल रही हैं, उसमें सब में 20 से 40 सेंटीमीटर देखा। तो 20 सेंटीमीटर की रेखा क्या करती है, राजस्थान को, मतलब 20 सेंटीमीटर की रेखा शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को विभाजित करती है। अब यहाँ अपन देखें कि देखिए अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है, यहाँ अपन देखें कि टेम्परेचर लगभग बराबर ही रहेगा, थोड़ा इसमें ज़्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा। इसमें दैनिक तापांतर अधिक मिलेगा, इसमें वार्षिक तापांतर अधिक मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, ये किस में आते हैं, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में आते हैं। तो आप जानते हैं चूरू तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला है, और जैसलमेर क्या है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला है। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर शुष्क मरुस्थलीय जिलों में और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जिलों में, जिसको अपन कहते हैं स्टेपी जलवायु या स्टेपी वनस्पति मिलेगी, और वो किस में मिलेगी, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में। बाकी फिर अगर हम देखें कि देखिए अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, तो ये कैसा है, आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र भी है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड हो जाता है एक तरीके से। उसके बाद फिर अपन देखें सर्वाधिक लवणीय वाला जो क्षेत्र है वो भी कौन सा है, अर्धशुष्क क्षेत्र है, क्योंकि नागौर है, नागौर के अंदर अपन जानते हैं लवणीय झीलें काफ़ी हैं इसके अंदर, तो ये वाला एरिया भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तीसरा अपन देखते हैं तीसरा अपन देखते हैं उप आर्द्र जलवायु। उप आर्द्र जलवायु की अपन बात करें तो इसमें आएगा जयपुर, टोंक, दौसा, अलवर, ठीक है, भीलवाड़ा आदि। जयपुर, अब देखें अपन उप आर्द्र जलवायु के संदर्भ में बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे अजमेर भी ले लेते हैं। अब उप आर्द्र जलवायु वर्षा 0 से 20, 20 से 40 और 40 से 60 सेंटीमीटर। तो ये जो 40 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा ये आई है, ये क्या कर रही है, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर रही है। तो आंसर 40 सेंटीमीटर ही सही है, लॉजिकली तर्क संगत। अब एनसीईआरटी ने 50 सेंटीमीटर दे दिया वो बात अलग है, बाकी लॉजिकली आंसर कितना आता है, 40 सेंटीमीटर। अब अपन यहाँ देखते हैं। उसके बाद अब देखिए जयपुर, टोंक, दौसा, अलवर, भीलवाड़ा और अजमेर अब उप आर्द्र वाला क्षेत्र है। तो इसके अंतर्गत देखिए उप आर्द्र, और ज़्यादातर इसी सभी जलवायु के अंदर जो फोकस रहेगा, अर्थात इन सभी का जो विशिष्ट रूप से जो स्थान मिलेगा वो क्या है, इस जलवायु का जो केंद्र बिंदु है वो कौन सा है, जयपुर है। अब यहाँ अपन देखते हैं कि अब देखिए अजमेर नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, अरावली का भी काफ़ी एरिया इसके अंतर्गत आता है, जयपुर में, टोंक में, दौसा में, अलवर में, अजमेर के अंदर। तो यहाँ अपन देखें कि अरावली का काफ़ी क्षेत्र है इसमें। फिर अगर अपन यहाँ पे देखें कि देखिए जो वनस्पति है वो लगभग इसके अंतर्गत शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती, यहीं से शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वनस्पति मिलती है, और यहीं से ही यही अपन कह सकते हैं कि उप आर्द्र जलवायु ही राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये 40 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा आ गया और 40 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा पूर्व पश्चिम में राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर रही है। इस तरीके की अपन देखते हैं, तो ये उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र है। तीसरा हो गया। चौथा अपन देखते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब आर्द्र जलवायु प्रदेश की अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद, ये वाले क्षेत्र आते हैं। इसमें वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है, और वही शुष्क, और जैसे इसके अंदर वन देखते हैं साल, सागवान, शीशम, महुआ आदि प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद। अब देखो वैसे इसको स्पेस क्षेत्र में दिखा रखा है, लेकिन उदयपुर
एकमात्र ऐसा जिला है जो ना तो गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। तो इसकी क्या है, उदयपुर एक समकारी जलवायु वाला जिला है। तो राजस्थान में एकमात्र सम जलवायु वाला क्षेत्र कौन है, उदयपुर है। और राजस्थान में मौसमी जो वेधशाला है, जो मौसम से संबंधित है, वो कहाँ स्थापित की गई है, जयपुर में, जिसको आप जंतर मंतर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सोलर वेधशाला वो भी उदयपुर के अंदर है। आइए, तो यहाँ अपन ये चीज़ देखते हैं कि आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र ये वाला हो गया। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो ज़्यादातर 3 ही जलवायु प्रदेशों से क्वेश्चन बनता है। एक जो मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा अति आर्द्र वाला, और इसके अलावा शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाला। उन तीनों में सेगमेंट में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, या फिर वर्षा रेखा पे आधारित क्वेश्चन बनाया गया है कि कौन सी सेंटीमीटर की वर्षा, कितने सेंटीमीटर की वर्षा रेखा राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है। वो ज़्यादातर क्वेश्चन जलवायु प्रदेशों से इसी संदर्भ में आते हैं। और जलवायु प्रदेशों की अपन बात कर रहे हैं, तो जलवायु प्रदेश है क्या, तो जलवायु प्रदेशों की अपन ये बात कह सकें कि भाई एक ऐसे स्थान जहाँ तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा वो सब एक जैसी परिस्थिति मिले, उसको अपन क्या कहते हैं, जलवायु प्रदेश कहते हैं। जिसमें बहुत सारे स्थान आपस में एक जैसी क्या करते हैं, परिस्थितियाँ स्थित होती है, जिनके अंदर वो सब एक ही क्या बनाते हैं, जलवायु प्रदेश बनाते हैं। तो ये जलवायु प्रदेशों के संदर्भ में अपन देख रहे हैं। अब तो चौथा हो गया आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब देखते हैं अपन अति आर्द्र। अब देखते हैं यहाँ पर अपन पांचवा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब यहाँ अपन देखें तो इसके अंतर्गत आप जानते हो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही। ये कैसे हैं, अति आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। अब यहाँ अपन देखें, अति आर्द्र क्योंकि वर्षा की अवधि भी ज़्यादा है, यहाँ पर रेतीली मिट्टी है नहीं, मध्यम काली मिट्टी है, तो क्या मध्यम काली मिट्टी, लाल मिट्टी, तो इस तरह का क्षेत्र। दूसरी बात अगर अपन देखें कि राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग और दक्षिण पश्चिमी, क्योंकि सिरोही दक्षिण पश्चिम में आता है, तो वो थोड़ा सा क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित है। बात ज़्यादातर अपन देखें तो दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र इसका सम्मिलित है। यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ अति आर्द्र क्या मिलेगी, जलवायु मिलेगी। अब यहाँ अपन देखें वर्षा, पहला क्या था 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, और अब यहाँ अपन देखते हैं 80 से कई जगह 100 सेंटीमीटर और 80 से कई जगह 120 सेंटीमीटर दिखाते हैं। ठीक है, क्वांटिटी अपन कितनी बढ़ा दें, लेकिन ये 80 से चालू होती है एक तरीके से, तो 80 से 100 भी ठीक है, कई जगह 80 से 120 दे रखी है, तो ये वर्षा की परिवर्तनशीलता है। नॉर्मली अपन देखें तो 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। अब अपन यहाँ देखिए वनस्पति, तो आप जानते हैं राजस्थान का दक्षिणी जो जिला है वो क्या है, वो क्या है, सागवान, स्पेशली सागवान के वन मिलते हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ कैसा है कि अति आर्द्र जलवायु है, अति आर्द्र जलवायु है, तो यहाँ अपन कैसे मिलेंगे, आर्द्र पर्णपाती वन मिलेंगे। और चूंकि ये कर्क रेखा से लगता हुआ क्षेत्र है, तो इसीलिए अपन देखेंगे कि मानसून की जो वर्षा है वो भी ज़्यादा है यहाँ पे इस तरह से। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु है, अति आर्द्र जलवायु है। बेसिकली देखिए अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों को पहचानना सबसे आसान है, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेशों को पहचानना आसान काम है, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों को पहचानना भी आसान काम है। फिर उप आर्द्र और आर्द्र जो जलवायु प्रदेश हैं उनके अंदर आप सिर्फ वर्षा रेखा से आप इनको पृथक कर सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर की वर्षा रेखा होती है। बाकी लगभग कंडीशन समान है, क्योंकि अगर अपन अति आर्द्र शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों की बात करें तो उसमें
वनस्पति का अंतर आएगा और वर्षा रेखा का अंतर तो सब में आ ही रहा है बेसिकली। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। ये अपने जो हैं जो अपने जलवायु प्रदेश है, जिसको अपन ने बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको फिर भी बताया है कि जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो 99% तो वर्षा से रेखा के द्वारा कि कितनी सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, या वनस्पति जो शुष्क और अर्ध शुष्क के बीच में विभाजित कर रही है। कौन सी? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है उसमें स्टेपी प्रकार की कटीली झाड़ियाँ युक्त पौधे, और उसमें क्या है वो उसके अंतर्गत वनस्पति मिलेगी। लेकिन अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में अगर अपन देखें तो सागवान के वन और सवाना, कौन सी वनस्पति? सवाना घास भूमि, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं कोपेन के हिसाब से। हालांकि वो ज्योग्राफी के अंदर एक्सक्लूसिव पूछा जाता है, लेकिन जैसे लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ या जब भी जलवायु जिसके अंदर भी सिलेबस में मेंशन की गई है, आजकल वो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देते हैं। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं कोपेन का। देखिए, कोपेन ने वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया। अब पहला देखते हैं AMW। ठीक है, AMW अर्थात कैसी है? मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु की अगर अपन बात करें, एक्सक्लूसिवली बात करें, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो हम देखिए इसके अंदर कोपेन के वर्गीकरण में आपको सिर्फ सिंबल और एरिया याद रखना है। ठीक है, क्या करना है? एक तो इसके प्रतीक, इसका मतलब क्या है, और ये क्या है, इसका एरिया याद करना है। चाहे उस एरिया का नाम हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं और जिले हैं तो आपको क्या करना है? जिले रट लेने हैं, जिले याद रखने हैं आपको। अब अपन देखें AW मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु की क्या विशेषता है कि साल में 2 बार हवाओं में परिवर्तन, और वर्षा जब होगी तो इतनी होगी कि उस एरिया को पूरा पानी से डुबो देगी, तर कर देगी एक तरीके से। तो हम कह सकते हैं AW क्या है? मानसूनी जलवायु। और इसके अंदर क्या है? ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें वर्षा होती रहती है। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर अपन देखें, क्योंकि यहाँ पे तो राजस्थान आ जाता है, और क्या है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु तो है, लेकिन इस एरिया में वन अच्छे मिलते हैं। वर्षा जब मानसून जब आता है तो अच्छी वर्षा करके जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अपन मानसूनी जलवायु के अंतर्गत रखते हैं। क्षेत्र तो आपको ध्यान रखना है, ये दे देगा ऑप्शन में आपको वांगड़ मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और या फिर अगर और भी एक्सट्रीम देखें तो फिर आपको दे देगा, जिले दे देगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर दे देगा, या डायरेक्शन देके दे देगा कि दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। तो आपको यह रखना है वांगड़ वाला क्षेत्र क्या है? डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिणी क्षेत्र, या जिले हो गए बांसवाड़ा डूंगरपुर, या वांगड़ क्षेत्र हो गया। तो इसमें सीधा आपको यही ध्यान में रखना है। दूसरा BSHW का मतलब है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, एस का मतलब ही क्या है? स्टेपी। ठीक है, एस का मतलब ही क्या है? स्टेपी जलवायु। अब स्टेपी जलवायु के संदर्भ में देखें तो ये इसका क्षेत्र कहाँ है? ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं जलवायु वर्गीकरण में, अगर कोपेन का देगा आपको, तो इसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या प्रकार है, इसका क्या मतलब निकलता है। इस साइन का या तो ये दे देगा या ये दे देगा, या फिर इसके एरिया देके आपसे पूछ लेगा। और कोई लक्षण अभी तक इस तरीके क्वेश्चन नहीं पूछे जाए हैं। अभी तक सिर्फ यही पूछेंगे, ये देखिए इसका क्या मतलब है, और राजस्थान में इसका एरिया कहाँ पड़ता है, या इस प्रकार की जलवायु कहाँ मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। अब अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु की अपन बात करें तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आएगा, जिसको अपन कह सकते हैं चूरू, झुंझुनू, नागौर, हनुमानगढ़। ठीक है,
इस वाला क्षेत्र आएगा जिसको अपन कह सकते हैं, और उसको अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या मिलेगी, झाड़ियों के साथ कैसी मिलेगी, थोड़ी सी कुछ घास, शुष्क घास के मैदान मिलेंगे, ठीक है, कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी, ठीक। तो इसको अपन देख सकते हैं। अब यहाँ अपन देखें तो ये क्या हो गया, अर्ध स्टेपी जलवायु वाला क्षेत्र हो गया, या इसको अपन कह सकते हैं शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र तो ये भी किसके अंदर आएगा, या इसको हम थोड़ा सा और ले लें कि घग्गर का क्षेत्र, तो वो भी किस में आएगा, अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु क्षेत्र के अंदर। BSHW, जैसे ही S आ जाए तो इसका मतलब समझना कि कैसी जलवायु है, स्टेपी जलवायु है, अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु की बात कर रहा है ये। तो इसके लिए क्षेत्र कौन सा है, सीकर, झुंझुनू, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, शेखावाटी वाला क्षेत्र और घग्गर का क्षेत्र। तो ये अपन इसको इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट तीसरा अपन देखते हैं, वो है BWHW। इसका मतलब है शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु। शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु, हालांकि मुझे जिले बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको पता ही है कि इसके अंदर क्या मिलेंगे, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, इस तरीके के जिले इसके अंदर मिलेंगे। और आप जानते हैं कि ये एरिया कैसा है, एक तरीके से पूर्णतः शुष्क है, क्योंकि यहाँ पर कैसी जलवायु, क्योंकि यहाँ पे कोई वनस्पति है ही नहीं, और इसीलिए यहाँ पर क्या है, शुष्क जलवायु है, मरुस्थलीय जलवायु है। तो आपको BWHW का मतलब यही है कि क्या है कि यहाँ पर शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु मिलेगी, जिसके अंदर वर्षा की अवधि बहुत कम होगी, और बहुत वो भी, और ऐसे स्थान मिलेंगे जहाँ तक क्या ज़्यादातर आसमान क्या रहेगा, साफ रहता है, ठीक है। तो ज़्यादातर अपन ये देखते हैं, तो BWHW शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, इसका सिंबल यही है, और ये कहाँ मिलेगी आपको, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। तो जिले दे भी सकता है, या फिर आपको डायरेक्शन या दिशा देके पूछ सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी या उत्तर में, तो कहाँ मिलेगी, पश्चिमी राजस्थान के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट चौथा देखते हैं अपन, CWG अर्थात उपोष्ण या शुष्क शीत ऋतु युक्त जलवायु, ठीक है। अब उपोष्ण या शुष्क शीत ऋतु युक्त जलवायु, तो ये आप जानते हैं राजस्थान का कौन सा हिस्सा, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। तो इसको अपन कह सकते हैं पूर्वी मैदानी भाग प्लस दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, क्योंकि इसको अपन कहते हैं शुष्क शीत ऋतु युक्त। अब शुष्क शीत ऋतु, इसके अंदर मैदानी वाला भाग भी आ गया, और पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग भी आ गया है। तो इसके बारे में अपन चल सकते हैं कि कर्क रेखा के पास डूंगरपुर बांसवाड़ा स्थित है, तो वहाँ इतनी ज़्यादा शीत ऋतु नहीं होगी जितनी आपके पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग पर होगी। और आप शुष्क इसलिए कह रहे हैं कि शुष्क के अंदर मानसून जैसी वर्षा तो होती नहीं है। मावट जो है उसको अपन आर्द्रता के संदर्भ में तो ले सकते हैं, पर इतनी आर्द्रता नहीं कि वो क्या करें, शुष्क आर्द्र शीत ऋतु में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या है, शुष्क शीत ऋतु है। और यहाँ पे ये कौन से क्षेत्र हैं, तो वो है पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, जो आपको सिंबल दे के पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोपेन के वर्गीकरण के संदर्भ में आपको क्षेत्र या उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि BWHW का मतलब जलवायु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शुष्क को कर रहा है, अर्ध शुष्क को कर रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको इसी बताया कि 99% क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे गए हैं, चाहे ज्योग्राफी ऑप्शनल में, चाहे नेट के अंतर्गत पूछे गए हों, चाहे अपने लैब असिस्टेंट के अंदर क्वेश्चन आए गए हों। क्योंकि टिपिकल क्वेश्चन जो पूछे जाने लगे हैं वो राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड के पेपरों से पूछे जाने लगे हैं, जबकि RPSC के अंदर यदा कदा ही बहुत टफ पेपर पूछे गए हैं। अदरवाइज सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड में जब इस तरह के क्वेश्चन आए, उसके बाद फिर RPSC ने भी इसको पूछना चालू किया है। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, अब देखें राजस्थान के संदर्भ में एक क्वेश्चन आता है कि
अकाल। अकाल है क्या? देखिए, किसी भी ऐसी जिस मतलब किसी भी जलवायु कारक से संबंधित, ठीक है, जलवायु कारक से संबंधित किसी क्षेत्र, किसी भी फसल या पानी की या चारे की कमी होना या उनका नष्ट हो जाना क्या कहलाता है? अकाल कहलाता है। ठीक है, भोजन पानी चारे का अकाल, इसको अपन क्या कहते हैं? तृण अकाल या त्रिकाल कहते हैं कि भाई तीनों ही तरीके से क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया तीनों ही चीज़ों का। ठीक, अब अकाल के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो अकाल के देखें कि राजस्थान के संदर्भ में क्या कारण है कि राजस्थान में अकाल पड़ता है। तो क्या है अकाल का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है और कई बार पूछा गया है तो उसका यही है अनियमित और अनिश्चित वर्षा। ये कम से कम नहीं तो 10-11 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में अकाल का मूल कारण क्या है? अतिचारण और सारी चीज़ें, लेकिन मूलतः क्या है? अनियमित और अनिश्चित वर्षा। क्योंकि अपन जानते हैं कभी वर्षा ज़्यादा हो जाती है, कभी कमी हो जाती है, और ऐसा एरिया है जो पूरे भारत के लिए तो मानसून लाता है लेकिन खुद सूखा रह जाता है। ठीक है, क्योंकि अपन देखते हैं कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उस कारण से मानसूनी हवाएं अट्रैक्ट तो होती हैं, पर क्या है, लेकिन इसीलिए ये क्या है कि ज़्यादातर इस कारण से क्योंकि शुष्क जलवायु रहती है तो वर्षा ज़्यादातर यहाँ पे नहीं हो पाती। इसका कारण क्या है? अनियमित अनिश्चित वर्षा ही राजस्थान में अकाल का कारण है। अब इसके बाद फिर अपन देखें राजस्थान में अलग अलग समय के अंदर अलग अलग अकाल पड़े हैं। वैसे तो अपन कहते हैं एक कहावतें हैं, तीजो कुरियो आठवों काल, अर्थात हर तीसरे वर्ष अर्ध अकाल और हर 8वें वर्ष पूर्ण अकाल। हर तीसरे वर्ष अर्ध अकाल और हर 8वें वर्ष पूर्ण अकाल। क्योंकि अपन जानते हैं राजस्थान एक कल्चरल सांस्कृतिक और तरीके से प्रदेश है, तो जहाँ पर कहावतें मुहावरे और ज़्यादा प्रचलित राजस्थानी भाषा में तीजो कुरियो आठों काल, हर तीसरे वर्ष अर्ध अकाल और हर 8वें वर्ष पूर्ण अकाल इसके अंतर्गत पड़ता है। अब यहाँ अगर अपन देखें, एक है पग पूगल धड़ कोटड़ा बाहु बाड़मेर जाएं लादे जोधपुर ठावो जैसलमेर। तो ये क्या है कि एक कहावत है राजस्थान के संदर्भ में, पग पूगल धड़ कोटड़ा बाहु बाड़मेर जाएं लादे जोधपुर उठाओ जैसलमेर। अर्थात अकाल का जो पैर है पग पूगल के अंदर है, धड़ कोटड़ा मारवाड़ में है, भुजाएं हैं वो उसकी बाड़मेर में है, और इसका स्थायी निवास ठावो जैसलमेर। स्थायी निवास कहाँ है? जैसलमेर में है। और ये सारा का जो सारा एरिया है वो मरुस्थलीय एरिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो खास तौर से प्रभावित है, आज तो फिर भी ये चीज़ें अपने पास खाद्यान्न की समस्या नहीं है, अपने पास नहर आ गई है, लेकिन एक ज़माने में जब बहुत वर्स्ट या बुरी स्थिति हो जाती थी तब इस तरह की कहावतें चलती थी कि भैया, और मारवाड़ी लैंग्वेज में चलती थी जो अपनी पहचान बनाती है राजस्थान की। तो इस तरीके से एक तरीके से लोकोक्तियाँ या और क्या कहते हैं अपने चलती है श्लोक हैं, इस तरीके से चलती थी। तो अब देखें तो राजस्थान में क्या है कि इस परिस्थिति ऐसी है और अपने पास आधे से ज़्यादा क्या है? डेजर्ट है, 2/3 भाग पे डेजर्ट है। तो इस तरह की परिस्थिति राजस्थान में आम बात है। और आप आज भी अपन देखते हैं कि राजस्थान में वर्षा का जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखें राजस्थान में अलग अलग टाइम के अंदर अकाल पड़ा है। तो देखें इसमें अब यहाँ अपन को एक चीज़ देखनी है कि देखें 56 का अकाल, सबसे भयंकर अकाल 56 का अकाल विक्रम संवत 1956 या हम कह सकते हैं सन 1899 से 1900, ये अपन इसकी बात करते हैं कि सब 56 का अकाल
ओ छप्पन होगा अकाल, कभी मत आ जोर है। तो ये अपने राजस्थान की मारवाड़ी लैंग्वेज के अंदर यूज़ किए हुए वर्ड्स हैं, तो जो किताबों में मिलते हैं। तो विक्रम संवत 1956 में पढ़ा, ये अकाल सबसे भयंकर अकाल था। और ये इसको अपन सन में अगर ईयर में करते हैं तो 1899 और 1900 के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट जो अकाल आता है वो आता है सहसा भदूसा। सहसा भदूसा, सहसा भदूसा की अगर अपन बात करें तो ये विक्रम संवत 1899, विक्रम संवत 1899 या हम कह सकते हैं 1842 से 43 के मध्य। एक होता है मैक्रो ड्राउट। मैक्रो मतलब बड़ा, ड्राउट यानी सूखा, या इसको अपन कह सकते हैं वृहत अकाल। वृहत अकाल ये है सन 2002 और 3 में। सन 2002 और 3 में यह अकाल पड़ा, वृहत अकाल था, जिसमें सभी चीज़ों की समस्या, भोजन पानी चारे की समस्या उत्पन्न हो गई थी। एक होता है स्थायी पाहुणा। स्थायी पाहुणा, और ये होता है अनावृष्टि के कारण। अनावृष्टि के कारण तो राजस्थान के अंदर ये जो अकाल हैं वो पड़े हैं एक तरीके से, जो काफ़ी उस ज़माने के अंदर काफ़ी ज़्यादा भोजन पानी और चारे की समस्या हो गई थी। इसी संदर्भ में 356 या अकाल 1956, सहसा भदूसा 1899 या सन 1842 से 43, मैक्रो ड्राउट या वृहद अकाल जिसे सन 2002 और 3 में पड़ा था, और स्थायी पहुणा अनावृष्टि के कारण जो पड़ने वाला अकाल है उसको अपन क्या कहते हैं, स्थायी पहुणा कहते हैं। तो देखिए राजस्थान के संदर्भ में इस तरह की प्रतिक्रियाएँ रही हैं। हालांकि हम अकाल के लिए कई चीज़ों को और भी दे सकते हैं, जैसे प्राकृतिक कारण तो है ही, इसके अलावा कृत्रिम कारण भी क्या है कि मानव धीरे धीरे ऐसी चीज़ों का उपयोग कर रहा है कृषि के अंतर्गत जो भूमि की क्या कर रहे हैं, उपजाऊपन को समाप्त कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो भूमि भी बंजर होती जा रही है एक तरीके से। तो ये भी चीज़ें हैं जो क्या करते हैं, भूमि मतलब फसल उत्पादन के लिए भूमि को अनुपजाऊ कर देते हैं एक तरीके से। तो वो भी एक तरीके से अकाल के अंतर्गत ही धीरे धीरे कन्वर्ट होती चली जाती है, जहाँ पे प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है। अब देखें सरकार ने समय समय पे क्या चलाती है, इसके लिए कुछ योजनाएं चलाती है। तो यहाँ अपन ये देखेंगे कि 2 प्रोग्राम हैं जो हालांकि अब तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो उसको मैं अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नाउ आज भी वो हो सकता है कि कभी ना कभी एग्जाम में पूछे जाए। एक है सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, DPAP। 1974-75 में 1974-75 में चालू किया गया। वर्तमान में 75:25, 75 केंद्र का और 25 राज्य सरकार का। अब इसके उद्देश्य पहले अपन देख लें, ये है 16, ये अगर अपन देखें 11 जिलों के 31 विकास खंडों में, 11 जिलों के 31 विकास खंडों में चल रहा है वर्तमान में। RS में एक बार इस पर क्वेश्चन आया कि इसके उद्देश्य पूछ लिए कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि ऐसे इस क्षेत्र में, जिन क्षेत्र में चला जा रहा है वहाँ पर रोजगार की मतलब मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, अर्थात वहाँ विकास का कार्यक्रम चलाना है, और साथ ही विकास कार्यक्रम को इस तरह से चलाना है कि रोजगार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सके। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है जो अपन को ध्यान में रखना है। 11 जिलों के 31 विकास खंडों में ये भी पूछा गया है। 75:25 का योगदान ये भी पूछा गया है। कब चालू हुआ, 1974-75 में। और वर्तमान में यह है जल ग्रहण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जा रहा है।
तो ये भी एक तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अभी भी हालांकि जल ग्रहण विकास कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन वैसे इसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। कौन से? सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम को। दूसरा है मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, DDP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहां अपन देखते हैं। दूसरा है मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम की अपन बात करें तो इसको अपन कहते हैं DDP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977-78 में प्रारंभ। ठीक है, इसके अलावा वही 75/25, 75 केंद्र सरकार, 25 राज्य सरकार के संदर्भ में। पहले पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित थे, लेकिन बाद में केंद्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत इसका जो रेशो है वो बढ़ा दिया गया राज्य सरकारों का। अब यहाँ अपन देखें तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, तो मरुस्थल से संबंधित क्या करना, विकास कार्यक्रमों को लागू करना, वहाँ पे रोजगार की परिस्थितियाँ चालू करना, मरुस्थल को बढ़ने से रोकना, और ऐसे कौन कौन से पौधे लगाए जाएं जिससे मरुस्थल का विकास, मतलब मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोका जा सके और उस क्षेत्र के अंतर्गत क्या करें, रोजगार युक्त परिस्थितियां पैदा की जा सकें, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, वो आदि इसके अंदर क्या थे, विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए थे। अब यह है 16 जिलों के 85 विकास खंडों में चलाया गया, वर्तमान में समाप्त। तो ये 2 प्रोग्राम हैं जो आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं, भले ही इनको बंद कर दिया गया है तब भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये था राजस्थान की जलवायु प्रदेश और राजस्थान में अकाल, और इसके संदर्भ में अपन देख सकते हैं कि ये 2 प्रोग्राम जो विशेष रूप से चलाए गए थे। हालांकि सरकार समय समय पे काफ़ी चलाती है, जैसे कांग्रेस आती है तो 20 सूत्री कार्यक्रम पे फोकस करती है, और बीजेपी आती है तो वो अंत्योदय अन्न योजना पे फोकस करती है, वो उनके बेसिकली मैनिफेस्टो के अंदर शामिल है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो अपन ने टॉपिक किया, इसमें से चुनिंदा चीज़ों से ही क्वेश्चन बनता है। ये अपन को ध्यान में रखना है कि ये 2 प्रोग्राम हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और बंद हो गए, उसके बावजूद भी इनकी इंपॉर्टेंस ही आज भी है इसके संदर्भ में। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ दोस्तों पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।